हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती करवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तान? मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी आजाद भारत? जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी, बोलो तुम पाकिस्तानी हो, नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। जो विदेश में है वो बिना कागज के भारत का नागरिक बन सकता है, और जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको अब नागरिकता के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। अधिकारी को इस कानून में अधिकार मिला हुआ है, वो मेरे नाम के आगे लिख देगा डाउटफुल, और उसके बाद में किसी दिन मुझे भी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा नाम मनीष सिसोदिया है ही नहीं, तुम्हारे फादर का नाम धर्मपाल सिंह सिसोदिया, हम कैसे मान लें? फिर मुझे असम में डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, इसलिए मैं डरा हूँ। इस तरह का संकट ब्रिटिश रूल में भी, अंग्रेजों के राज में भी इस देश की नागरिकता को लेकर के, इस देश के लोगों की पहचान को लेकर के, अस्मिता को लेकर के नहीं पैदा हुआ, जो आज पैदा करने की कोशिश हो रही है। एनपीआर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एनआरसी, उसका और कोई भी मकसद नहीं। अरे इस देश में आधी से ज्यादा आबादी आज अगर कमा ले तो कल रोटी कैसे खाएगी, इसका जुगाड़ करने में पूरा दिन निकाल देती है, पूरी रात निकाल देती है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के गली गली चक्कर लगाए, दफ्तर चक्कर लगाए और अपने लिए कागज लेके आए, और नहीं लेके आएगा तो आप उसे उठा के अपने डिटेंशन कैंप पे डाल दें। जिसके पास अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो इस तस्वीर को देख ले, क्योंकि कुछ दिनों में केंद्र सरकार हम सबको इस डिटेंशन सेंटर में बंद कर देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 2 करोड़ लोगों को की पहचान करने के चक्कर में 128 करोड़ लोगों की जिंदगी को सूली पे क्यों लटका रही है, सदन जानना चाहता हूं। इन्होंने आसान सा तरीका क्या कर लिया कि हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं। ये पहली मर्तबा एक ऐसा कानून आ रहा है कि जो हिंदुस्तान का रहने वाला, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो हिंदुस्तानी आसानी से बन सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हिंदू के खिलाफ है। मैं समझता था भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म की शायद दुश्मन, ये किसी एक वर्ग की दुश्मन होने के साथ साथ इंसानियत की दुश्मन भी है। मेरे पास भी नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, आपके पास? अगर मेरे पास भी नहीं है, उनके पास ही। आज दिल्ली समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। हम सदन के सदस्य। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के अंदर 1955 के कानून के बाद 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान सिटीजनशिप कानून में अमेंड किया गया, और उस कानून के तहत यह बात आई कि इस देश के अंदर एक एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाए, जिसके तहत इस देश के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। जो एनपीआर का डाटा होगा, वो जो एनपीआर का डाटा होगा उसके लिए लोकल लेवल पर रजिस्ट्रार बनेगा, वो रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट को लेकर के, जिन लोगों के जो फीड दी गई है उस पर जब सवाल होगा उसको डी कैटेगरी में रखा जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी में। कल गृह मंत्री जी ने सदन में बोला, किसी भी कॉलम में अगर कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, किसी कॉलम में डी नहीं लिखा जाएगा। मैं एक दिन पहले सुन रहा था, गृह मंत्री जी ने कहा, देखो ये एनआरसी और एनपीआर हम नहीं लेकर आ रहे, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये तो वही है जिसके तहत 2003 में ये बना था, रूल बना था, और उसके तहत ही 2010 में जनगणना से पहले, 2011 से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश के अंदर लागू किया। जब कांग्रेस ने किया तो सवाल क्यों नहीं उठे? अब भाजपा कह रही है सरकार, तो क्यों सवाल उठ रहे? उन्होंने कहा कि हम तो उसी नियम के तहत कर रहे। 2003 का जो रूल है, कानून है, वो कहता है एनआरसी लागू करने से पहले एनपीआर किया जाएगा। एनपीआर में जो डाटा आएगा उसी डाटा के आधार पर रजिस्ट्रार बनेगा, वही रजिस्ट्रार वेरीफाई करके नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर तैयार करेगा। यही उस पूरे रूल में और कानून में है। कल गृह मंत्री जी ने कहा
कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं ये और लोगों में शंका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सारा डेटा तो हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं, एनआरसी तो भूल जाओ, दूर 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 तक कहीं चर्चा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कि एनआरसी तो भूल जाओ, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं हुई। अगर एनआरसी चर्चा नहीं हुई, एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, एनपीआर को लेकर के जब नियम के अंदर है कि जिसका डॉक्यूमेंट जिसका कॉलम खाली होगा उसको डी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, चर्चा नहीं हुई तो गृह मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया कि डी लागू नहीं होगा। किस कानून के तहत लागू नहीं होगा? कौन सा नया रूल बना दिया केंद्र सरकार ने? क्या उस 2003 के एक्ट को अमेंड कर दिया? क्या 2003 में जो रूल बने उसको बदल दिया? अगर रूल नहीं बदले, एक्ट नहीं बदला, तो फिर एनपीआर के बाद एनआरसी तो आना अनिवार्य है उस रूल के तहत। या तो केंद्र सरकार को खड़े होकर के कहना पड़ेगा कि हम 2003 में बने हुए एक्ट और रूल को बदल रहे हैं और इस देश के अंदर एनआरसी नहीं आएगा। अगर यह आश्वासन नहीं दे रही है तो हमें इस बात को कहना मैं सदन में चाहता हूं कि केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी देश को फिर गुमराह कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति टेंशन में। एक सीएए कानून आया, आप सोचो कितने अजीबोगरीब हालात में हम हैं। जो विदेश में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता के लिए किसी भी कागज को, किसी भी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस मातृ वतन की आजादी के बाद यह तय किया कि इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जिएंगे और इसी धरती पर मर जाएंगे, उनको अपनी नागरिकता के लिए कागज देना पड़ेगा। जो विदेश में है वो बिना कागज के भारत का नागरिक बन सकता है और जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको अब नागरिकता के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। ये जो एनपीआर और एनआरसी है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत के हर नागरिक के ऊपर लागू होता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज असम है। असम के अंदर एनआरसी के तहत जो 19 लाख लोग बाहर हुए उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज 14 लाख हिंदू समाज के लोग हैं। आज अगर इस देश के अंदर ये लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के बहुमत आबादी को होने जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लोग आके रहते हैं। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। आज दिल्ली के अंदर अगर एनआरसी लागू हो जाए, ना मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, ना मेरे बाप का है, हम कहां जाएंगे? हमारे दादा ने तो इस देश के लिए कुर्बानी दी। आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आजादी के बाद लोग फार्म लेकर के आए, बोले फ्रीडम फाइटर का पेंशन बन रही है, फार्म तो भरवा लो। बोले फार्म भरने के लिए इस देश के लिए हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, पेंशन ले लेके नहीं लड़ी थी, इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी। फार्म नहीं भरवाया। हमारे पास तो कागज नहीं है, हम अब विदेशी हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आप कहना चाहते हैं कि यह इस देश के सामने आजादी के बाद इस तरह का संकट ब्रिटिश रूल में भी, अंग्रेजों के राज में भी इस देश की नागरिकता को लेकर के, इस देश के लोगों की पहचान को लेकर के, अस्मिता को लेकर के नहीं पैदा हुआ, जो आज पैदा करने की कोशिश हो रही है। और ये पूरे देश के अंदर हर इंसान के अंदर, हर नागरिक के ऊपर ये सवाल पैदा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं उस हालात में केंद्र सरकार, जो इस देश के अंदर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का संकट खड़ा हुआ है, खड़े खड़े बैंक करोड़ों करोड़ रुपया गायब हो जाता है, उस पर चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के जो अनावश्यक मुद्दे हैं उस पर सरकार लोगों का ध्यान बटाना चाहती है और इस देश के अंदर जो आज लोगों को, देश को आगे बढ़ाने का जो रास्ता है उस पर जोर देने की जगह अनावश्यक मुद्दों पर जोर दे रही है। और ये न सिर्फ देश के नागरिकता के ऊपर सवाल है, बल्कि इस देश से मोहब्बत करने वालों के आस्था पर सवाल है, इस देश से मोहब्बत करने वाले लोगों के भावनाओं पर सवाल है, अंदर से तोड़ने वाली बात है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आज इस सदन के सामने ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एनपीआर की प्रक्रिया है वो रोकी जानी चाहिए। मैं मनीष सिसोदिया, चुना हुआ मंत्री, चुना हुआ विधायक, मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहा हूं। एक सरकारी घर में रह रहा हूं। उसी घर में रहने पे अगर हमारा अफसर आएगा और वो कहेगा सिसोदिया जी नागरिकता का रजिस्टर भरना है, अपना नाम बताओ, बीवी का नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ और आगे बताओ कैसे नागरिक हो, हमें ये बताओ,
तो वो पूछेगा जी नागरिकता का वो दो, मैं कहूंगा पासपोर्ट, वो कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा। मैं कहूंगा वोटर कार्ड, वो कहेगा ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि वोटर कार्ड से तो ये लोग काटना चाहते हैं मेरा नाम, किसी का नाम, किसी का भी काटना चाहते हैं, काटने के लिए कर रहे हैं वोटर कार्ड से। फिर मैं कहूंगा भाई मेरे पास आधार कार्ड है, ये कहेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा। गृह मंत्री जी कह गए। तो अब मैंने कहा उसके बाद क्या होगा फिर मेरा? अब उसके बाद सर इस कानून में जो लिखा हुआ है उसको देख के तो मैं डर गया। मैं यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो भी डर रहे हैं और मैं भी डर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है, कोई रामलीला मैदान में क्या बोल दे, कोई यहां चुनावी रैली में क्या बोल दे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस कानून की बात कर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है पॉपुलेशन रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पर्सन्स यूजुअली रिजाइडिंग इन दैट एरिया, विलेज, कस्बा वगैरह वगैरह। उसके बाद ये कानून कहता है कि जो रजिस्टर बनेगा, पॉपुलेशन रजिस्टर शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन in the local register or the Indian Constitution, the particulars collected of every family and individual in the population register shall be verified and scrutinized by the local register. अब ये कह रहे हैं जी पहले 14 पॉइंट थे, अब हमने 9 पॉइंट और पूछे आपसे। चलो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, फादर कहां से आए थे, मैं बताऊंगा जी उत्तर प्रदेश में पिलखुआ एक कस्बा है, उसके पास एक गांव है फगोता, वहां से मेरे पिताजी थे। वो कहेंगे अच्छा वो तो सारा ठीक है पर वेरीफाई कराओ, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है वेरीफाई कराओ। अब मैं क्या वेरीफाई कराऊंगा? पासपोर्ट तुम मानो नहीं, वोटर कार्ड तुम मानो नहीं, आधार कार्ड तुम मानो नहीं, पैन कार्ड तुम मानो नहीं, मेरे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट तुम मानो नहीं, मैं किसी स्कूल से पढ़ा हूं, किसी कॉलेज से पढ़ा हूं दिल्ली के, देश के, आप मानो नहीं। फिर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा मैं नागरिक हूं? क्योंकि कानून उस अधिकारी को अधिकार देता है। आगे, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स whose citizenship is doubtful shall be entered by the local registrar with appropriate remark in the population register. Population register में वो अधिकारी कहेगा भाई साहब ये सारे कागज तो आपके नहीं चलेंगे, ना वोटर कार्ड चलेगा, क्योंकि वोटर कार्ड से तो नाम ही कटवाना है इनको, क्योंकि मैं इनकी पार्टी का नहीं हूं, इनका मन करेगा नाम कटवा देंगे मेरा। मैं दलित होऊंगा, राजेंद्र भाई बड़े उससे कह रहे थे, मैं इनके हिसाब से इनकी जातियों में मिसफिट होता हूं, मैं इनके धर्म में मिसफिट होता हूं, मैं इनके क्षेत्र में मिसफिट होता हूं, मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, मेरा नाम कटवा देंगे, अपने अफसर को कह के भेजेंगे। वो कहेगा जी अब दिखाओ कागज। अब मैं कागज क्या दिखाऊं उसको? मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जी। अब जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त बनता है, क्योंकि कह रहे हैं पासपोर्ट तो नहीं चलेगा, वोटर कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। फिर क्या होगा? फिर अधिकारी को इस कानून में अधिकार मिला हुआ है, सेक्शन 4(4) में लिखा हुआ है, वो मेरे नाम के आगे लिख देगा डाउटफुल, और उसके बाद में किसी दिन मुझे भी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा नाम मनीष सिसोदिया है ही नहीं, तुम्हारे फादर का नाम धर्मपाल सिंह सिसोदिया, हम कैसे मान लें? तुम पिलखुआ से आए थे, हम कैसे मान लें? डाउटफुल हो, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, पासपोर्ट कौन मानेगा? फिर मैं क्या करूंगा जी? फिर मुझे असम में डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। इसलिए मैं डरा हुआ हूं। आप नहीं चाहते हैं कि किसी अनपढ़ परिवार का, किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी सामान्य दुकानदार का बेटा, उसकी बेटी अगर दिल्ली में आके मेहनत कर रही है और कहीं उसने जगह बना ली है, आपको प्रॉब्लम है फंडामेंटली उससे। आप सामंतवादी सोच के साथ ये कर रहे हैं, आपकी साजिशें हैं इसमें। और उस साजिश का मैं किसी भाषण पे नहीं जा रहा, मैं तो कानून पे जा रहा हूं। कानून एम्पावर कर रहा है उस अफसर को जो मेरे घर आएगा और वो मुझसे पूछेगा मनीष सिसोदिया जी बताओ नाम क्या है? मैं कहूंगा मनीष सिसोदिया, बोलेगा कागज दिखाओ, दिखाओ सर्टिफिकेट। मैं कहूंगा जी पासपोर्ट देख लो, वो कहेगा पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वो कहेगा वोटर कार्ड नहीं मानूंगा, वोटर कार्ड से तो नाम ही काटना है तुम्हारा, इस चक्कर में तो तुम्हारा सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। वो कहेगा जन्म प्रमाण पत्र, अब 1972 का जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है जी मेरे तो। मेरे एक दोस्त ने कुछ लाइनें भेजी, मैं समझता हूं उसको पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। कहां से लाऊं वो कागज, कहां से लाऊं वो कागज जो बाढ़ के पानी में बह गए, जो झुग्गी की आग में जल गए, जो कपड़ों समेत चूहे कुतर गए। मेरी पहचान मेरी गरीबी है, जो किसी कागज की पहेली, जो किसी कागज पे उतरी ही नहीं। कहां से लाऊं वो पहचान जो किसी कागज पे उतरी ही नहीं। इन्होंने आसान सा तरीका क्या कर लिया कि हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, हर एक मुद्दे को। आज बेरोजगारी की बात करने को ये तैयार नहीं है, आज मुल्क के अंदर महंगाई की बात करने को ये तैयार नहीं है,
मुल्क की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई इसके लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा मुद्दा ले आए जिसके अंदर एक आदमी मुस्तकिल यहां रहता, जमाने से रहता, जमीन भी उसके पास है, खेती भी उसके पास है, वो अपने आप को इस मुल्क की नागरिकता साबित करने के लिए अब क्यों लाइन में लगे वो। और ये पहली मर्तबा एक ऐसा कानून आ रहा है कि जो हिंदुस्तान का रहने वाला उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो हिंदुस्तानी आसानी से बन सकता है। तो हमारी नागरिकता साबित करने के लिए हमें कोई मजबूर क्यों कर सकता है? ऐसा कानून क्यों लाया जाए जिसके अंदर हमें यह साबित करना पड़े कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि ना तो एनपीआर आना चाहिए, और 2010 का जो कानून है जिसकी ये बात कर रहे हैं उसके अंदर भी डाउटफुल लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि 2003 का जो कानून है, 2003 का जो ड्राफ्ट है वही 2010 में इंप्लीमेंट होगा, वो ही 2020 के अंदर इंप्लीमेंट होगा। तो इस पूरे कानून के अंदर जो 2003 का जो ड्राफ्ट है, जिसको इन्होंने ऐसे बगैर पढ़े लिखे, क्योंकि फाइल के अंदर लिखा गया था कि ये अगर कानून लागू होगा तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो ये पढ़ते पढ़ाते नहीं है, ये ऐसे ही फाइल को आगे मूव इन्होंने कर दिया। अगर ये पढ़ा होता तो इतना बेहुदा और इतना बेवकूफी का कानून इस मुल्क के अंदर ये कभी नहीं लाते। ये तो झूठ बोलने की एक मशीन है, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, कहते कुछ है करते कुछ है, कानून में कुछ और है। तो अगर आप वाकई सच्चे हो तो कानून के अंदर आप तब्दीली लेकर आइए। तो अगर 2010 का भी कानून अगर आएगा तो उसके हिसाब से भी डाउटफुल लिस्ट तैयार होगी, और उसकी चपेट में भी न जाने कितने लोग आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक इस मुल्क के, जब तक ये होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान की जो सरकार है, तब तक ये कानून के अंदर तब्दीली नहीं लाती, उस वक्त तक दिल्ली के अंदर हमें ये प्रस्ताव करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर हम एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसके पास कागज नहीं है और उसके मन में ये दहशत है कि मुझे डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। आज केंद्र सरकार को भी पता है कि लोगों के मन में ये दहशत है, इसलिए जब वो ये एनपीआर लेके आ रहे हैं, वो तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी 24 दिसंबर 2019 को जब कैबिनेट ने एनपीआर के लिए 39,4100 करोड़ के पैसे सैंक्शन किए, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहते हैं कि एनपीआर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी और सही लाभार्थियों तक सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी उसी दिन 24 तारीख को कुछ इंटरव्यू दिए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिए, और उन्होंने भी यही कहा कि एनआरसी और एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है। एनपीआर को सेंसस के तहत किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि लोगों तक सारी स्कीम्स पहुंच सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि ये सारे भाजपा के नेता, ये केंद्र सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो देश का सेंसस होता है वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, जिसके तहत सब लोगों की सूचना ली जाती है, लेकिन ये सूचना हमेशा प्राइवेट रहती है, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती है। इसको अलग अलग पॉलिसी मैटर्स के लिए कि कितने पेंशन बनने हैं, कितने राशन कार्ड बनने हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस कानून में कहीं पर भी एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो टर्म है, वो इस कानून को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए, वो इस कानून में नहीं आता है। तो जब हमारे केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि एनपीआर सेंसस के तहत है, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एनपीआर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एनआरसी, उसका और कोई भी मकसद नहीं है। तो जब आज पूरे देश में ये दहशत मची हुई है, जब पूरा देश एनआरसी का विरोध कर रहा है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी करने के लिए, पिछले दरवाजे से लोगों को डराने के लिए, पिछले दरवाजे से एनपीआर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस एनपीआर का विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस एनपीआर प्रक्रिया को रोका जाए, कि जो देश भर में दहशत मची है उसे खत्म किया जाए। जिसके पास अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो इस तस्वीर को देख ले, क्योंकि कुछ दिनों में केंद्र सरकार हम सबको इस डिटेंशन सेंटर में बंद कर देगी। आज मैं यहां सदन में आ रहा था, मैंने अपने माता पिता को कहा कि आज मैं पहली बार सदन में अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं, एक जानकारी आपसे भी चाहिए। आप कहां पैदा हुए थे?
आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है, तो मेरी मां के पास तो था, मेरे पिताजी के पास भी अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं। तो जब ये एनपीआर वाले मेरे घर भी आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दो, तो मेरे पास तो नहीं है अध्यक्ष जी, मैं भी फिर इस डिटेंशन सेंटर में चला जाऊंगा। आज दिल्ली एक ऐसा राज्य है, हम सब बाहर से आकर दिल्ली में बसे, लाखों लोग यूपी से आए, लाखों परिवार बिहार से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए। क्या हम सबके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है? किसी के पास नहीं है। हम सबको यहां से निकाल दिया जाएगा, हम सबको डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एक समुदाय के पक्ष में और एक समुदाय के खिलाफ है। कहा जा रहा है इससे हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को इस कानून से कुछ लेना देना नहीं है, उन पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ये सबसे ज्यादा तो हिंदुओं को ही परेशान करेगा कानून अध्यक्ष जी। 19 लाख लोग असम के जो रजिस्टर बना उससे बाहर हो गए, उसमें 14 लाख हिंदू थे। सबसे ज्यादा यदि इस कानून की मार कोई झेलेगा तो अध्यक्ष जी वो हिंदू झेलेंगे, ये सच्चाई है। अमीर आदमी तो फिर कहीं ना कहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र कहीं पैसे देके बनवा ले, फर्ज करिए, लेकिन गरीब आदमी कहां से बनवाएगा अध्यक्ष जी? गरीब आदमी तो इस पूरे ढांचे के तहत 100% डिटेंशन सेंटर में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ इस सरकार ने एक और बात कही, जब यह विवाद बहुत बड़ा हुआ, जनता ने सवाल पूछे, विपक्षी दलों ने भाजपा से सवाल पूछे, तो भाजपा वालों ने एक और स्पष्टीकरण दे डाला। उन्होंने कहा कि आपका वोटर आईडी कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, आपका आधार कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, उसे वैध नहीं माना जाएगा। जब तक आपके पास आपका और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब तक आप एनपीआर में नहीं आओगे। यदि यह कानून वास्तव में जनता के हक का कानून होता, इससे जनता का फायदा होता, तो भाजपा के सहयोगी दल जो हैं, कम से कम वो तो अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू करते। आज इनके सहयोगी दल, इनके घटक दल बिहार में सरकार चला रहे हैं, जेडीयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में। मैं आज आप सबको यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि 25 फरवरी, आज से कुछ ही दिन पहले, बिहार विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। यह तो आश्चर्य की बात है, लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यह जो प्रस्ताव पारित किया गया बिहार विधानसभा में, वो सर्वसम्मति से पारित करा गया, यूनानिमस रेजोल्यूशन था। यानी कि सदन में उस समय भाजपा के विधायक भी बैठे थे, जेडीयू के विधायक भी बैठे थे, सबने एनपीआर के खिलाफ अपना मतदान करके सर्वसम्मति से इसे पारित किया। अध्यक्ष जी, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने एक बयान दिया और कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीआर पर पुनर्विचार होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून खारिज कर देने चाहिए। आप अपने सहयोगियों को तो मना नहीं सके, आप अपने उन राज्यों के लोग जहां पर आपकी सरकारें हैं, उनकी तो आशंकाएं दूर नहीं कर सके। और अभी एक नया इनका साथी दल, सहयोगी दल बना है आजकल, उसके साथ काफी ये लोग घूमते हैं, तमिलनाडु का AIADMK। वहां के मुख्यमंत्री ने लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं और उस निर्देश में लिखा है कि मैंने केंद्र सरकार से एनपीआर लागू करने के संदर्भ में कई सवाल पूछे थे। मेरे प्रदेश की जनता के मन में बहुत डर है, कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मांगे थे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से। मुझे उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया और जवाब ना आने की स्थिति में मैं इस एनपीआर की पूरी एक्सरसाइज पर रोक लगा रहा हूं। हम कौन से कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, उसको लागू करने के लिए संसाधन कहां से लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं आ रही है, कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। क्यों कि देश के लिए जो गंभीर मुद्दे हैं, बेरोजगारी कहां जा रही है, जीडीपी का क्या हाल है, इससे ध्यान खींचा जाए, इसलिए बात की जा रही है इन मुद्दों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश सकते में है कि पीएमसी बैंक के साथ जो हुआ, यस बैंक के साथ जो हुआ, क्या एक बार फिर किसी और बैंक का गला घोटकर या नोटबंदी जैसा कोई डिसास्टरस कानून लाकर देश की जनता की मेहनत की कमाई को चूसकर
इस कानून को लागू करने में खर्च कर दिया जाएगा? बताइए, नोटबंदी आई और नोटबंदी के बाद क्या हुआ देश ने देखा है। तो एक मुहावरा हमारे गांव में कहा जाता है कि जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ नहीं है जेब में, पैसा नहीं है सरकारी खजानों में, लेकिन एनआरसी लागू करनी है हमें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर्स हैं, हजारों करोड़ रुपया इन बैंकों का इस देश की जनता का लूट के चले जाते हैं। सरकार घंटा बजाती रह जाती है। लेकिन अगर हमें 54 का लोन चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, और वो सब छोड़िए, लोन तो छोड़िए। आज इस देश में रहने के लिए हमको अपने मां बाप के बर्थ का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं है। हमारे सदन के कई सदस्यों ने कहा मेरा सर्टिफिकेट, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों का तो है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे पंचायती व्यवस्था से निकला हुआ कोई कागज हो, मेरे पास नहीं, तुम कहां जाएं? तो अध्यक्ष महोदय, जिन 2 करोड़ विदेशी नागरिकों के देश में रहने की बात करके देश के लोगों को माननीय गृह मंत्री महोदय डराना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इन 2 करोड़ लोगों को की पहचान करने के चक्कर में 128 करोड़ लोगों की जिंदगी को सूली पे क्यों लटका रही है? सदन जानना चाहता हूं उनसे, ये सदन समझना चाहता है उनसे कि जहां 3000 लोगों का डिटेंशन कैंप बनाने के लिए सरकार को 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 19 लाख लोगों का डिटेंशन कैंप बनाने के लिए सरकार को 28,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पूरे देश में 128 करोड़ लोग हैं। अगर इसका 90% लोग आपके डी वाली कैटेगरी में आ गए तो कहां रखोगे? पैसा कहां से लाओगे? वो नंबर कहां है, वो आंकड़े कहां है? कोई बताने को राजी नहीं। अरे इस देश में आधी से ज्यादा आबादी आज अगर कमा ले तो कल रोटी कैसे खाएगी, इसका जुगाड़ करने में पूरा दिन निकाल देती है, पूरी रात निकाल देती है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के गली गली चक्कर लगाए, दफ्तर चक्कर लगाए और अपने लिए कागज लेके आए, और नहीं लेके आएगा तो आप उसे उठा के अपने डिटेंशन कैंप पे डाल देंगे। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। हम सदन के सदस्य, सभी सदस्य इस कानून का विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि इस भय के माहौल में आग का घी डालने वाले इस कानून को रोका जाए। यह कोरोना वायरस को भी फैलाएगा, इस देश में शांतिपूर्वक रह रहे लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उनके सिटीजनशिप पे सवाल खड़े करेगा। यह कानून इस देश की हालत पे बिल्कुल नश्तर की तरह काम करेगा, तलवार की तरह काम करेगा। अध्यक्ष जी, आज जिस एनआरपी और एनआरसी कानून की बात हो रही है, मैं अपने साथ आज अपना पासपोर्ट लेके आया हूं। इस पासपोर्ट के ऊपर अध्यक्ष जी मेरा डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखा है, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी मोटे मोटे तौर पर इंडियन करके लिखी है। पर मैं सुन रहा हूं सबसे कि पासपोर्ट को भी नहीं माना जाएगा, जबकि इसके ऊपर पूरी दुनिया में हम ट्रेवल करते हैं, कोई भी ट्रेवल करता है तो साफ साफ ये प्रमाण है कि हम भारतीय हैं, हम पूरी दुनिया में ये दिखाते हैं। और आज हैरानी इस चीज की हो रही है अध्यक्ष जी कि मैं समझता था भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म की शायद दुश्मन है, पर मेरे को ध्यान आ रहा है 11वां महीना 8 नवंबर 2016 जब एकाएक नोटबंदी की घोषणा कर दी गई थी और पूरे हिंदुस्तान को लाइनों में खड़ा कर दिया गया था। बोला गया था जी बहुत अच्छा काम होने वाला, देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, काला धन सारा बाहर आ जाएगा, 15-15 लाख मिल जाएंगे। पर क्या हुआ अध्यक्ष जी? बेहिसाब लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए, किसी का हार्ट फेल हो गया और कोई उसका फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े सामने आए तो ये पता चला जी 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। तो ये जो पार्टी है ये किसी एक वर्ग की दुश्मन होने के साथ साथ इंसानियत की दुश्मन भी है। और जो देश के गृह मंत्री हैं जिनको प्यार से मोटा भाई कहा जाता है, अब मोटा भाई इसलिए कहा जाता है कि झूठ बड़े मोटे मोटे बोलते हैं जी। कल मैं स्पीच सुन रहा था, कह रहे जी किसी को भी कोई डी नहीं लगाया जाएगा, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देता उसके फॉर्म के ऊपर भी डी नहीं लगाया जाएगा। तो फिर इतनी सारी मशक्कत, इतनी सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है जब किसी के आगे आप डी लगा ही नहीं रहे, सबको क्लियर ही कर रहे हो। तो हर कदम कदम पे देश को गुमराह किया जा रहा है, सबसे झूठ बोला जा रहा है। यहीं पे खत्म करता हूं एक लाइन के साथ कि इन हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए, बहुत दिए बुझा दिए
अब कुछ दिए जलाकर दिखाए। बहुत नुकसान इस देश का भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कुछ अच्छे ऐसे काम करें जिससे देशवासियों को कुछ राहत मिले, और इस बात के साथ मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। अगर आप मुसलमान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे, और अगर आप हिंदू हो तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान से आए हो। अगर आप कहोगे हां पाकिस्तान से आया हूं, तो आपके सारे कागज बना देंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू हूं, तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। बताओ भारत के हिंदुओं ने क्या कसूर कर दिया जी? भारत में पैदा हुए हिंदू, भारत, ये कानून मैं जितना पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता कि ये कानून पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए है और हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये कहा जा रहा है, जिसके पास कागज नहीं होगा, और अधिकतर के पास कागज नहीं होगा, 90% से ज्यादा लोगों के पास कागज नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तानी? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी आजाद भारत? जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी बोलो तुम पाकिस्तानी हो, नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। जो बोल देगा मैं पाकिस्तानी हूं उसको नागरिकता दे दी जाएगी। जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मेरे पास कागज नहीं है, उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। ये कैसा कानून है? एक गलतफहमी फैली हुई है बहुत लोगों में। जब बात करता हूं लोग कहते हैं ना जी वो हिंदुस्तानियों को तो, हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी। मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट इस बारे में 17 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने आज तक को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, मैं स्पष्ट कर दूं एनआरसी में धर्म के आधार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस देश में जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो एनआरसी सिर्फ मुस्लिम के लिए है यह कहना ठीक नहीं है। ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ। तो जो हिंदू इस गलत फहमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटीजन, अगर उनके पास कागज नहीं हुए तो उनको नागरिक मिल जाएगी, उनको जिन हिंदुओं के पास कागज नहीं है अगर वो एफिडेविट पे ये लिख के देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं तभी नागरिकता मिलेगी। जो ये लिख के देंगे, जो ये नहीं लिख के देंगे, मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, उनको नागरिकता नहीं मिलने वाली। कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुना पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में उन्होंने साफ कर दिया एनपीआर के तहत जो एनपीआर की एक्सरसाइज शुरू हो रही है 1 अप्रैल से, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बाद में एनआरसी होगा। तो कई लोग ये कह रहे हैं जी एनआरसी का ड्राफ्ट तो आ जाने दो। भाई साहब जब चिड़िया चुग गई खेत, वो क्या कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर तो एनआरसी होके रहेगा। एनआरसी तो होना ही है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया एनआरसी होगा, गृह मंत्री ने कह दिया एनआरसी होगा, एनआरसी तो होगा ही होगा। और एनआरसी कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है। तो डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने कहा है कि एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और एनआरसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। मेरे पास भी नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे माँ बाप के पास भी नहीं है। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? आपसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, आपके पास अगर? मेरे पास भी नहीं है। उनके पास ही, वाजपेयी जी के पास है कह रहे हैं। पूरे हमारे इतने विधायक हैं जिसके पास है। एक मिनट ईमानदारी से, कल मैं राघव से पूछा था, इसके पास है, बता रहा था।
जिसके पास है विपक्ष समेत, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, जरा हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं माना जाएगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा भाई साहब। 70 लोगों की विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। केवल 9 लोगों के पास वो जन्म प्रमाण पत्र है। अब मैं इनमें से पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपके पास कागज नहीं होगा, आप में से कितने लोग एफिडेविट देने को तैयार है कि आप पाकिस्तान से आए हो? अध्यक्ष महोदय, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी आपको नागरिकता देंगे, अध्यक्ष महोदय पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, मेरे देश का एक एक नागरिक, हमारे देश का, भारत का एक एक नागरिक कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा कोई भी। और अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं, यूनियन कैबिनेट में पूछ लो कितनों के पास है, पार्लियामेंट वालों से पूछ लो कितनों के पास है। अभी एक और मुख्यमंत्री केसीआर थे शायद, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा, बोले मेरे पास भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा 3-4 दिन पहले, बोले अब मैं आत्महत्या कर लूं क्या, मेरे को डिटेंशन सेंटर में भेजोगे क्या? देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं मिलने वाला ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट। मैं सोच रहा था, दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए 40 लाख लोग हैं। अब ये सारे लोग अपने गांव में जाके कागज बनवाने जाएंगे, और कौन कागज बना के देगा? अब मैं अपने गांव में कागज बनवाने जाऊं, कौन? पहले जमाने में कहां अस्पताल में, तो मैं भी घर में ही पैदा हुआ था, सब घर में पैदा होते थे, दाई आया करती थी उन दिनों में। तो अब वो कौन सर्टिफिकेट बना के देगा, कहां से सर्टिफिकेट लेके जाएं? 11 राज्यों ने, आज दिल्ली समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 11 राज्य मतलब लगभग आधे भारतवर्ष ने कह दिया कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तो इन्हीं के अपने पार्टनर हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इनके कभी हाँ कभी ना, कभी इनके पार्टनर होते हैं, कभी नहीं होते। पंजाब में अकाली दल भी इनके पार्टनर हैं, बिहार भी इनके पार्टनर हैं, पुडुचेरी, आज दिल्ली भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इन सब विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिए कि ये कानून पास नहीं होना, ये लागू नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पूरे एनपीआर को और एनआरसी को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अब श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री द्वारा नियम 90 के तहत प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, संकल्प स्वीकार हुआ। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।